नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। प्रेस वार्ता में हम अलग अलग राज्यों की बात करेंगे कि अलग अलग राज्यों में आज क्या कुछ खास चल रहा है, क्या बड़ी अपडेट्स है, कौन सी खबरें सुर्खियों में है, अलग अलग राज्यों में अखबारों ने क्या दिखाया है, टीवी चैनल्स ने क्या चलाया है और सोशल मीडिया पर कौन सी खबरें ट्रेंड कर रही है। तो हम तमाम जानकारी लेंगे अलग अलग राज्यों की और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्ञानेश वर्मा, वहीं हमारे साथ सुनीता सिंह जुड़ चुकी है देहरादून उत्तराखंड से। साथ ही साथ हमारे साथ शिमला हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं मनीष यादव। हम इन तीनों से जानकारी लेंगे, तीनों ही राज्यों की, और तमाम बड़ी अपडेट्स जानेंगे और आप तक भी पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं और जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास चल रहा है। तो ज्ञानेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। दामिनी, सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश में बात करेंगे कि जो जया प्रदा हैं वो रामपुर की जो रामपुर में रही हैं और वहां पर जो उन्होंने जया प्रदा ने जिम्मेदारी चुनाव लड़ी थी। जी। चुनाव के बाद में उन्होंने जो हाई कोर्ट है उसने कहीं न कहीं जया प्रदा के खिलाफ कोर्ट में पेश ना होने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। तो अब गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद में पुलिस जो है उनको ढूंढने में लगी है। अब जी। प्रश्न ये है दामिनी सबसे बड़ा कि आखिर में पुलिस पहले कार्रवाई नहीं करती, लेकिन जब कोर्ट का कोई आदेश जारी होता है तो कहीं न कहीं पुलिस, देखिए अब जो है यूपी तो छोड़ दीजिए, अब वो दिल्ली के बाहर भी चली गई है जया प्रदा को लेने के लिए। जी। तो कहीं न कहीं जो आचार संहिता का उल्लंघन किया था जया प्रदा जी ने कई बार किया था, इसी की वजह से कोर्ट ने जो है उनके खिलाफ वारंट जारी किया है। जी। तो बताता हूँ कि आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कई बार वारंट जारी होने के बाद भी जो अभिनेत्री रही हैं, पूर्व सांसद जया प्रदा रही हैं, कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। कई बार उनके खिलाफ नोटिस गई, वारंट गया, लेकिन ध्यान नहीं दिया। तो सोचिए ये जो बड़े लोग हैं कहीं न कहीं नियमों को दरकिनार करते हैं और जब कोर्ट इन्वॉल्वमेंट होता है उसके बाद भी ये भागे-भागे फिरते हैं। लेकिन यहीं पर हम आम आदमी की बात करेंगे कि आम आदमी अगर कोई होता है तो उसको देखिए उसके साथ कैसे व्यवहार किया जाता है। जी। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में या कहीं भी अगर कोई शक्तिशाली है, रुतबा वाला है, तो उसके खिलाफ देखिए पुलिस जो है वो कहीं न कहीं सख्त नहीं रहती, लचर रहती है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और इस दौरान पुलिस टीम ने कई स्थानों पर जया प्रदा को तलाश किया। लेकिन वहां पर कहीं पूछताछ भी की गई, लेकिन वो मौके पर नहीं मिली। जी। तो रामपुर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके थे। उसके खिलाफ स्वार और केमरी थाने में चुनाव जो आचार संहिता है उसे उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। तो जी। इनमें स्वार में दर्ज मामले में उन पर आचार संहिता लागू होने के बावजूद 19 अप्रैल को नूरपुर गांव में सड़क के उद्घाटन का आरोप भी है कि जी। उस सड़क के उद्घाटन के लिए गई हुई थी और पुलिस ने गिरफ्तार कराई। दूसरा मामला है केमरी थाने का है, जिसमें उन पर पिपलिया मिश्र गांव में आयोजित जनसभा में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। जी। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। मामले की सुनवाई बता दूं कि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल पे चल रही है। इन मामलों में पिछली कई तारीखों से जया प्रदा कोर्ट में पेश नहीं हो रही हैं। इस पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जो है वो जारी किया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को एक टीम का गठन कर गिरफ्तार के निर्देश बहुत जल्दी से दिए कि इनकी गिरफ्तारी हो। तो उसी के सिलसिले में उत्तर प्रदेश की टीम जो है वो कहीं नए पुलिस अधीक्षक जो है राजेश द्विवेदी ने एक टीम दिल्ली और मुंबई के लिए रवाना किया है। तो टीम दिल्ली और मुंबई कई स्थानों पर जया प्रदा की तलाश कर रही है। तो चूंकि बता दूं देखिए कि दामिनी ये एक फिल्म स्टार रही हैं और कहीं न कहीं देखिए कोर्ट के जो कोर्ट का मामला उसका भी अवमानना कर रही है। तो इसको लेकर अगर पुलिस पहले से ही सख्ती दिखाती तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। अब देखिए ये बड़ा सवाल ये भी उठता है कि देखिए अब पुलिस कब ढूंढ के लाती है और कोर्ट में हाजिर करती है। तो इस तरीके से है, इन पे पुलिस को सजग रहना चाहिए और समय से अगर गिरफ्तारी नहीं कर पाई तो देखिए फिर कहीं न कहीं वारंट जारी होते हैं और कानूनों को दरकिनार कर देते हैं। तो एक बड़ा सवाल है। दूसरी हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो युवाओं के लिए वो कहीं न कहीं बड़ी खुशी उनको मिली है देखने को, क्योंकि बता दूं जो योगी आदित्यनाथ ने 60,000 लगभग पुलिस भर्ती निकाली थी। उनमें से आपको बता दूं कि आयु सीमा के लिए 3 साल उन्होंने बढ़ा दिया है। क्या हुआ था दामिनी की जब 18 से लेकर 23 तक तो लगभग जो बच्चे थे पहले एज में नहीं थे 18 साल
छोटे थे, लेकिन 5 साल जो कोरोना कोविड का समय था वो निकल गया। जी, बिल्कुल। उसको निकलने के बाद में जब उनकी एज आई तो ओवर एज हो गई अब 30 में। तो उसी को लेकर आए दिन जो है वो जो युवा हैं, जो पुलिस भर्ती के इच्छुक थे, जो पुलिस में जाना चाहते थे, वो लगातार ये कह रहे थे और अपनी माँग रख रहे थे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से कि इस एज को बढ़ाया जाए। तो शायद इसी को ध्यान में रखते हुए जो है सीएम योगी ने जो है उम्र में जो है इन्होंने छूट दिया और 3 साल की जो है वो कहीं न कहीं जो बच्चे हैं वो 3 साल मान लीजिए पहले जो था वो 18 से 22 था, अब उन्होंने 18 से 25 कर दिया है। तो इस तरीके से उन्होंने छोड़ दिया। इसका लाभ कहीं न कहीं जो युवा हैं, जो पुलिस भर्ती में जाना चाहते हैं, उनमें खुशी की लहर भी है। तो बता दूँ कि यूपी में जो सिपाही भर्ती में सभी वर्गों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का जो योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है, इसमें लगभग 60,000 पदों की भर्ती की प्रक्रिया होने जा रही है। ऐसे में जो लाखों अभ्यर्थी हैं, उनको बड़ा लाभ होगा और इस फैसले से लाखों जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने राहत की सांस ली है। अब जनरल और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों को भी अधिकतम जो उम्र सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। तो इस तरीके से जो 22 साल की थी वो 25 साल वाले अभ्यर्थी भी अब आवेदन कर सकेंगे। तो सीएम योगी ने यह जानकारी जो है अपने ट्विटर के माध्यम से एक्स के माध्यम से दी। तो जल्द ही इस भर्ती का संशोधित विज्ञापन भी नोटिस आ जाएगा, क्योंकि पहले जो नोटिस जारी हुआ था वो ऐसा नहीं था, वो केवल 22 वर्ष के लिए था। लेकिन अब इसमें संशोधन करके जो है 27 दिसंबर से जो है इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो आप देख सकती हैं कि uppbpb.government.in पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जा सकी है। तो इसको बता दूं कि इन्होंने जो गृह विभाग के मुख्यमंत्री जी ने गृह विभाग को है वो आदेश दिया है कि इसमें सुधार कर जल्दी से जल्दी जो है इसको लागू किया जाए। तो इसको लेकर भी उत्तर प्रदेश में जो है युवाओं में काफी खुशी है। जी। अब इसी में हम बात करेंगे आगे की जो हाथरस है, वहाँ पे डीएम महोदय अर्चना वर्मा थी। उन्होंने क्या किया है कि अब वो 30 लगभग 30 दिसंबर तक 31 दिसंबर तक जो है वो विद्यालय बंद रहेंगे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। इसको लेकर क्योंकि ठंड ज्यादा होने लगी है, तो इसको कहीं न कहीं जो है वो बच्चों को कहीं कोई समस्या न हो, कहीं कोई दिक्कत न हो, इसको लेकर लगातार जो है डीएम अर्चना और भी जिले हैं, क्योंकि अभी जो लागू हुआ वो हाथरस में ही है, इन्होंने आदेश किया है। बाकी और जिलों में ऐसा नहीं है। जी। वही सुनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें क्या है और क्या कुछ खास अपडेट्स है उत्तराखंड में, क्या कुछ नया हो रहा है? जी दामिनी जी बताना चाहूंगी, जैसे कि नया साल आने वाला है, वही जो पर्यटक है वो सुंदर नजारों की तलाश में घर से निकलते हैं और वही मौसम का लुत्फ उठाने के लिए वो जो निकलते हैं। तो वैसे ही उत्तराखंड में भी एक औली जगह है, वहाँ पे सभी पर्यटक पहुंचे हैं बर्फ के नजारे लेने के लिए। हालांकि कुछ दिन पहले वहाँ पे बर्फ पड़ी थी, अभी वहाँ पे जो बर्फ है वो पिघल चुकी है, लेकिन औली से कुछ ही 4 किलोमीटर की दूरी पे गोरसो गाँव है, वहाँ पे बर्फबारी काफी पड़ी हुई है अभी भी। तो जो लोग हैं वो वहाँ पे पर्यटक जो खेलते हुए काफी ज्यादा नजर आए वहाँ पे जी। और उन्होंने वहाँ पे जो मौसम का लुत्फ उठाया, बर्फ का काफी ज्यादा वहाँ पे लुत्फ उठाया उन्होंने। वहीं नए साल के लिए भी काफी जो पर्यटक है वो वहाँ पे जा रहे हैं और उम्मीद के सही जो ऊंची जगह है वहाँ पे बर्फबारी पड़े, तो इसी की तलाश में पर्यटक वहाँ पे गए हुए हैं और आशा है कि नए साल पे 31 दिसंबर पर जो है बर्फबारी या बारिश पड़ सकती है। वहीं दामिनी जी मैं आपको एक रुड़की की खबर बताना चाहूंगी। रुड़की में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। एक ईंट के भट्टे की जो दीवार है वो पूरी तरह से गिरने से वहां पे जो 6 मजदूर है उनकी मौके पर ही मौत होगी और जो 10 मजदूर है वो बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जो ग्रामीण है और जो परिवार वाले हैं उन्होंने वहां पे हंगामा कर दिया मुआवजे की मांग को लेकर, और उनकी जो मांग है वो 10 से 15 लाख की मांग थी कि जो परिवार वाले हैं उनको 10 से 15 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो दिया जाए। लेकिन जो भट्टा मालिक है उनकी तरफ से 3.5 लाख और सीएम धामी है जो उनकी तरफ से 2.5 लाख रुपए मुआवजे की जो उसके बाद ही उनके जो शवक है उन्हें उठाया गया और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं दामिनी जी मैं बताना चाहूंगी ऋषिकेश एम्स में अभी तक सेवाएं थी वो अभी तक नहीं की गई। इसकी बहुत पहले घोषणा कर दी गई थी, लेकिन अभी तक फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, जिससे दूर दूर के इलाके हैं उन तक दवाइयां पहुंचाने में एम्बुलेंस का जो हेली एम्बुलेंस है उसका बहुत बड़ा योगदान होना था, लेकिन अभी तक वो सेवाएं शुरू नहीं की गई है। आशा है कि वो नए साल पे जो सेवाएं हैं
वो शुरू की जाए। जी बिल्कुल। वहीं दामिनी जी, आज से जो 4 धाम की शीतकालीन यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। और वहीं दामिनी जी, मैं बताना चाहूंगी कि टिहरी में जो मुख्यमंत्री हैं उनका रोड शो हुआ, उसके बाद सीएम धामी ने विभिन्न प्रकार की योजनाएं और शिलान्यास और उनका लोकार्पण भी करेंगे वो। और जी वहीं सीएम धामी ने टीला साहिब गुरुद्वारा में माथा भी टेका। और वहीं जो लोग हैं उनको जो वहां के जिला है उनको 415 करोड़ से ज्यादा योजनाओं की सौगात दी है। जी दामिनी जी। जी बिल्कुल। वहीं हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं और मनीष यादव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट्स, तमाम बड़ी खबरें, क्या कुछ है, क्या कुछ नया चल रहा है हिमाचल प्रदेश में, सरकार किस तरह से सक्रिय है, सारी जानकारी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल दामनी, अगर हिमाचल प्रदेश की राजनीतियों की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से मिशन 2024 को लेकर कांग्रेस जो पार्टी है वो लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जी कहीं ना कहीं इस वर्ष 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके से प्रदेश की जो चारों सीटें थी वो हार गई थी, इसको लेकर जो कहीं ना कहीं कड़ी मशक्कत कर रही है वो कांग्रेस पार्टी, जो तमाम नेता है, जो पार्टी के कार्यकर्ता है, जी वो उसको लगातार जो है जुटाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी चुनौती भाजपा को हैट्रिक को रोकना होगा, क्योंकि पिछले 3 बार से तीसरा बार है जिस तरीके से कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ जबकि कांग्रेस पूरी तरह से बिखरी हुई है, संगठन के पदाधिकारियों की सरकार से जिस तरीके से नियुक्तियां सहित कई अन्य मामलों के लेकर बैठक लगातार जो बैठक पे बैठक की जा रही है। आपको सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं, जिन पर कार्यकर्ताओं से नाराजगी को लेकर कांग्रेस बुधवार को दिल्ली में होने वाली स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक में जो भी कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ता है, जो भी पदाधिकारी है, वो लगातार दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अहम जानकारी आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य संसदीय क्षेत्र और इसके साथ साथ सचिव व पदाधिकारी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बुधवार यानी कि आज जिस तरीके से बैठक होनी है, बैठक के बहाने दिल्ली बुलाए गए हैं। नेताओं का शीर्ष नेतृत्व जो है वो दिल्ली पहुंच चुका है। कहीं ना कहीं हिमाचल से 33 नेता बैठक में शामिल होंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ल, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई नेता बैठक में शामिल होंगे। बैठक के माध्यम से हाईकमान सत्ता व संगठन को एकजुट होकर चुनाव मैदान में आकर जो है वो दिशा निर्देश देने की बात भी हो सकती है। सत्ता संगठन में तालमेल बेहतर बनाने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर भी कई चर्चाएं हो सकती, कई बैठकें भी हो सकती हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, प्रदेश कांग्रेस अधिवक्ता जो है माफ कीजिएगा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह व सत्ता व संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं उसको लेकर भी जो आपस में नाराजगी चल रही थी, उसमें भी बैठक में इस मामले को भी सुलझाया जाएगा। जो कांग्रेस के पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता है, जिसमें से आपस में तालमेल नहीं बैठ रही, उसको लेकर भी तमाम चर्चाएं हो सकती हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पहले हाई कमान के समक्ष जाहिर कर चुके हैं, इस मामले को लेकर भी तमाम कई बार भी ये मामला सामने जो है आ चुका है और बैठक भी हो चुकी है, लेकिन मामला हालांकि हल नहीं हो पाया था। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो हाई कमान की बैठक है उसमें क्या फैसला लिया जाता है और आगामी 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे जितने भी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें उसके लिए एकजुट पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या तय करती है, किस तरीके से जो उसके पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उसको किस तरीके से एकजुट करने का प्रयास करती है। जी जी। वहीं मनीष जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से मौसम लगातार बदल रहा है, ठंड जारी है और हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, मैं जानना चाहती हूँ कि बदलते मौसम की वजह से पर्यटन पर क्या असर पड़ा है, किस तरह से पर्यटकों को के लिए तैयारियां की गई है प्रशासन द्वारा और मौसम को लेकर क्या कुछ खास अपडेट है हिमाचल प्रदेश की। बिल्कुल दामनी, अगर हिमाचल प्रदेश शिमला की मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश शिमला में हालांकि अभी बर्फबारी की जो है प्रतीक्षा है, लेकिन जो शिमला पुलिस है वो बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तैयारियां जो है कर चुकी है। कहीं ना कहीं जो शिमला पुलिस है बर्फबारी निपटने के लिए एडवांस प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही साथ मैं बता दूं, शिमला शहर के अलावा इस बार अपर शिमला को भी 5 जोन में बांटा गया है। खास बात यह है कि ढली में मसोबरा बाइफरेशन पर शिमला पर 4 वार्निंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर अपर शिमला जाने वाले पर्यटकों को कुफरी, नारकंडा के हाल दिखाए जाएंगे। साथ ही साथ इस व्यवस्था के अनुसार ढली में पर्यटकों को बताया जाएगा कि आने वाले कुछ घंटों में मौसम का हाल कैसा रहेगा और पर्यटकों को किस तरीके से इस मौसम का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ अपर शिमला में सड़कों किनारे कितनी बर्फ है,
और उसके अलावा किस प्रकार के एहतियात बरतने की जरूरत है, ये तमाम जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से वो मोड एक्टिव किया गया है और लोगों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है और एहतियात बरतने की बात भी जो शिमला पुलिस द्वारा लगातार कही जा रही है। इसके अलावा अपर शिमला के ऐसे क्षेत्र जो बर्फबारी की दृष्टि से संवेदनशील है, वहां की तस्वीरें भी पर्यटकों को दिखाई जाएगी ताकि उस स्थिति के अनुसार ही जो पर्यटक हैं वो लगातार आगे कदम उठाएं और अपने इसके अलावा बर्फबारी से निपटने के लिए जो भी 4 लेन गाड़ियां हैं उसको भी कई बार जो शिमला पुलिस है उसको भी दिशा निर्देश दिया जा चुका है। करीब यहाँ मैं आपको बता दूं दामिनी 10 4 लाइन जो है यहाँ गाड़ियां तैनात की गई हैं ताकि बर्फबारी के बीच राहत एवं बचाव कार्य जो है वो लगातार शुरू किया जा सके। इसके अलावा सड़कों से बर्फबारी को लेकर भी बर्फबारी को हटाने के लिए स्नो कट्टर भी शिमला पुलिस ने तैयार किया है। इसके अलावा वही दूसरी ओर अगर थाने में रेस्क्यू टीमों का गठन भी कर दिया गया है, साथ ही साथ जब लोग फंस जाते हैं तो उनको निकालने की तमाम जो प्रक्रिया है वो पुलिस ने जो है साफ तौर पर वो एक अलग प्लान तैयार कर लिया है। हालांकि अभी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का कोई मुसीबत जो है वो झेलना नहीं पड़ रहा है क्योंकि शिमला पुलिस जो है हर व्यवस्था सुचारू रूप से लागू कर दी है ताकि पर्यटक किसी भी हादसे का शिकार ना हो। और बर्फबारी के दौरान जिस तरीके से शिमला के कुफरू और फागू में जिस तरीके से इसके अलावा चौपाल व खिड़की की बात करें तो वहां पे भी बर्फबारी वो लगातार बढ़ती जाती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ से जो पर्यटक आते हैं वो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, उसकी भी तमाम जो है बचाव कार्य शिमला पुलिस द्वारा की गई है। और शिमला पुलिस यहाँ पर जो है अगर सामने मैं बात करूं तो पर्यटकों के लिए काफी एक्टिव नजर आ रही है और हर जो संभव प्रयास है वो कर रही है। जी वहीं उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं। ज्ञानेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से नया साल करीब है तो जानना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में नए साल को लेकर सरकार की क्या कुछ खास रणनीति है, प्रशासन की ओर से क्या कुछ खास तैयारियां हैं, नए साल में ऐसी कौन सी रणनीतियां बनाई जाएगी योगी सरकार द्वारा। इसके अलावा क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर भी बहुत भव्य आयोजन किया जा रहा है 22 जनवरी को, तो उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां की जा रही है, सारी चीजें बताइए। आपने कि राम मंदिर जो है इस पे कहीं न कहीं आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। वो तैयारी बता दूं कि युद्ध स्तर पर पूरी तरीके से जो है वो अयोध्या में चल रही है। अभी कल ही जटायु एक बाहर से मंगाया गया और उसको कहीं न कहीं उस जगह पे रखने की तैयारी है। जो आपने देखा होगा रामायण में कि माता सीता को बचाने के लिए रावण से वो आता है और रावण उसके तलवार मारकर घायल कर दिया जाता। तो उस जो गिद्ध को है काफी बड़े साइज में उसको मंगाया गया। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये असली है। तो उसको उन चौराहे पर लगाने की तैयारी हो रही है। और चाहे मैंने कहा था कि चाहे इसमें मीडिया के कर्मी हो चाहे अधिकारी हो जो 1992 में वहां पे कार्यरत थे जब ये विवाद हुआ था, उसके बाद में जो अधिकारी रहे उन अधिकारियों को, व्यवसायियों को, व्यापारियों को, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, तो इस तरीके से चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, तो उनकी तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं। और बता दूं अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले लगभग ब्रजेश पाटिल ये गए थे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर उनकी टीम भी तैयार की जा रही है कि वहां पे कम से कम कई सौ डॉक्टर रहेंगे ताकि कहीं कोई अगर समस्या किसी को आती है तो उसमें देर ना हो और उनको जो पूरी चिकित्सा सुविधा मिल सके। जी बिल्कुल। तो जो अयोध्या में है वो क्योंकि भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, इसकी 22 जनवरी को पूरी तरीके से प्राण प्रतिष्ठा होनी है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। तो उसको लेकर कहीं योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे वो होटलों को लेकर हो चाहे आवागमन को लेकर हो, सबको आदेशित किया जा चुका है कि इस 22 तारीख को कहीं कोई ऐसी दिक्कतें ना हो। लेकिन इसमें बता दूं कि युद्ध स्तर पर तैयारियां तो की जा रही दामिनी जरूर, लेकिन जब वहां जाइए तो कहीं न कहीं बहुत सारी ऐसी कमियां भी हैं क्योंकि उसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि शायद ये बहुत जल्दी किया जा रहा है। जो 22 जनवरी जो टाइम निकाला गया है तो उसमें कहीं न कहीं ऐसे भी काम है जो अधूरे हैं। हालांकि हजारों की संख्या में लेबर उसमें लगा हुआ है, मिस्त्री लगा हुआ है, तो सब ताकि वो सौंदर्यीकरण में कहीं कोई कमी ना रह जाए। क्योंकि बाहर से मेहमानों को बुलावा है तो कहीं न कहीं सरकार ये नहीं चाहती है कि हम जो है इस कार्यक्रम को ऐसे समारोह आयोजित करेंगे ताकि ये सालों से लोगों के दिमाग में रहे और इसको भूल ना पाए। तो एक बड़ा दूसरी चीज हम बताएंगे कि नए साल पर जो योगी सरकार
लगातार तैयारियां करती है और कर भी रही है, लेकिन कहीं न कहीं वो जो ऐन वक़्त आता है, समय आता है, वो कहीं न कहीं विफल हो जाती है। आपको बता दूँ जैसे कि देखिए कल ही मैंने आपको बताया था कि मथुरा की घटना हो या क्रिसमस के दिन, उस दिन जब काफ़ी पब्लिक जो है वो भीड़ के साथ में आती है मार्केट में या उस जगह में, मंदिर पे या पार्कों में, तो उसको सँभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। जी। तो इसके लिए शासन प्रशासन जो है लगातार आदेश भी करता है। लेकिन आखिर कहाँ विफल हो जाती है, ये कहाँ कमी रह जाती है, ये सरकार को उस पे काम करना चाहिए। जी। तो इस तरीके से नए साल को लेकर भी बताऊँ कि जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है और इस तरीके से सरकार लगातार ध्यान दे रही है उत्तर प्रदेश में। लेकिन वो जब ऐन वक़्त आता है उसमें कहीं न कहीं विफल हो जाती है। अच्छा, सबसे एक चीज़ और हम एक मुद्दा बताएँगे कि इस वक़्त देखिए आपको बता दूँ कि योगी आदित्यनाथ जो है, उनके बुलडोज़र, बता दूँ कि अयोध्या से फैज़ाबाद रोड पर एक चर्चा लगातार चल रही है, कई दिनों से चल रही है। जी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जो मुस्लिम एरिया है, वो लगभग अकबर नगर बस्ती, जो कि निशातगंज कुकरैल के पास में बसी हुई है। जी। बता दूँ वो काफ़ी दिनों से है दामिनी। तो इसको लेकर अभी लगभग कई दिनों से जो जेसीबी खड़ी हुई है, बाबा का बुलडोज़र खड़ा हुआ और लगभग 58 मकानों को ध्वस्त किया जा सका था। जी। उसको जो है तब्दील कर दिया गया था। लेकिन जब वहाँ के जो पीड़ित हैं, जो वहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने जो हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटकाया, उसके बाद में कहीं न कहीं न्यायालय जो है उसकी लखनऊ बेंच ने उनको राहत दी है और बस्ती को तोड़ने से मना कर दिया गया है। स्टे जी। लगा दिया गया था 22 जनवरी 2024 तक कि इस पर जो है अभी कोई काम ना किया जाए। जी। क्योंकि बता दूँ कि यहाँ पे कुकरैल नाला है और यहाँ पे सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिल रहा है, तो उसपे जो है कहीं न कहीं उसको योगी आदित्यनाथ जो है सौंदर्यीकरण में लगे हुए हैं। रिवर फ्रंट एक बनेगा, जो जी। बता दूँ यहाँ पे जंगल सफारी के नाम से भी पिकनिक कुकरैल में बनाने की तैयारी है, तो उसी में कुकरैल नाला, लेकिन अब उसको कुकरैल नदी कहा जा रहा है। जी। लेकिन वहाँ पर जो बसे हैं लोग, जो बहुत पहले से बसे हैं, बता रहे हैं 50-60 साल से हम बसे हैं, तो उनको कहीं न कहीं उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है। अच्छा दामिनी, सबसे प्रश्न चिन्ह यह भी है कि आखिर देखिए आज सरकार कह रही है कि वो नाजायज़ है और वो गलत है, वहाँ पे नहीं है, बनना चाहिए था। आखिर बड़ा प्रश्न ये है कि जो सरकार के अधिकारी होते हैं, सरकार के लोग होते हैं, वो कहीं न कहीं उन समय ध्यान नहीं देते जब वो बसते हैं। जी। उस समय वो अवैध निर्माण करते हैं और रास्ते को बाधित करते हैं। चाहे देखिए आज के क्षेत्र में अगर हम देखें, जो चिनहट में भी जो है अपनी दुकानों को छोड़कर मार्गों में वो सामान रखते हैं, उस समय अतिक्रमण फैलाते हैं, उस समय सरकार ध्यान नहीं देती और जब वही पक्का कब्जा कर लेती है, तब सरकार कहीं न कहीं पहुँचती है और उनका तोड़ने का काम करती है। जी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो अकबर नगर का है, वो माहौल पूरी तरीके से जो है वहाँ पे चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, वो अपने दर्द को बयाँ कर रहे हैं। लेकिन दामिनी एक तरफ ये भी देखा जाए कि जब वो शुरुआत में आखिर बसने गए और उनको क्यों रहने दिया गया और उन्होंने शायद रजिस्ट्री कराई कि नहीं कराई। हालाँकि जब वो कई साल रहे हैं तो नगर निगम ने रसीदें मिल गई, बिजली का मीटर लग गया है, सुविधाएँ हो गई, तो आखिर उनको दिया क्यों गया? जी। तो ये एक बड़ा, लेकिन अब वो रहने लगे हैं तो अचानक जो है सरकार का प्रोजेक्ट आया है, वो कई सालों से इस पे काम कर रहे होंगे, तो आने के बाद में अब उनका ध्वस्तीकरण का आदेश हो गया है दामिनी। तो उसकी वजह से कोहराम मचा हुआ है और आए दिन वाद-विवाद, पुलिस की कई चौकियां वहां बना दी गई हैं ताकि कहीं कोई समस्या न हो। जी बिल्कुल। बता दो योगी सरकार बीच में जो है गोमती नदी के सहायक नदी कुकरैल के रिवर फ्रंट के निर्माण में को लेकर इस स्तर पर पूरी तैयारियां कर रहा है। वो लगभग 1200 मकान व 102 दुकानें आ रही हैं मार्ग अवैध, तो उनको तोड़ने के लिए जो है पूरी तरीके से बाबा का बुलडोजर तैयार था, लेकिन जो कि हाई कोर्ट का आदेश हुआ तो रुक गया है। तो इसी के नाम से बता दूं कि अब वो अकबर 2 के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर में शुरुआत में सरकार क्यों नहीं ध्यान देती और जब वो पक्का मकान बनने के बाद में उनको ध्वस्तीकरण आदेश होता है, तब कहीं न कहीं फिर वो आरोप लगाते हैं दामिनी। जी बिल्कुल। वहीं उत्तराखंड का रुख करना चाहूंगी सुनीता जी, कम समय में आपसे जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में मौसम को लेकर किस तरह से तैयारियां की जा रही है प्रशासन द्वारा, साथ ही साथ पर्यटन के क्या हाल है और किस तरह से विभाग इस पर सक्रिय है। सुनीता जी। जो मौसम विभाग है फिलहाल 31 दिसंबर तक मौसम इसी तरह का रहने वाला है। शीतल लहरें चलती रहेगी और जो सुबह शाम है वो कोहरा थोड़ा परेशान कर सकता है लोगों को। हालांकि ज्यादा जगहों पे कोहरा नहीं है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर की जो सड़कों पे है वहां सुबह शाम कोहरा देखने को मिलता है, लेकिन जो दिन के समय है या 11 बजे के बाद जो मौसम है वो वहां पे धूप खिली हुई नजर आती है।
अनुमान लगाया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक बारिश व बर्फबारी पड़ सकती है। जी। लेकिन जो मौसम विभाग का कहना है कि अभी 31 दिसंबर तक जो मौसम है वो इसी तरह का रहने वाला है। जी। सूखी ठंड लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रही है, लेकिन लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। जी जी, जी, दामिनी जी। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने तमाम राज्यों की अलग-अलग राज्यों के बारे में जाना, अलग-अलग राज्यों की बात की, तमाम जानकारी ली, अयोध्या मंदिर को लेकर जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके बारे में जानकारी ली, साथ ही साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम किस तरह से है, मौसम का हाल क्या और साथ ही साथ इस चीज़ को लेकर विभाग किस तरह से सक्रिय है, ये भी जाना। हम फिर लौटेंगे ऐसे ही अलग-अलग राज्यों की तमाम जानकारी आपके लिए लेकर। तब तक देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।